अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे ओपन योर बायोलॉजी बुक चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया। पूरा चैप्टर डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया। इसमें जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे वो भी सारे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाए। ठीक है, आज बेटे इस चैप्टर की एक्सरसाइज मैं आप लोगों को करवाऊंगी, बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो मैं आपको पहले अंडरलाइन करवाऊंगी। चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 231 अपनी बुक का आप लोग ओपन करें। यहाँ पे आपके पास आएगा ह्यूमन हैव टू सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि ह्यूमन बीइंग में बेटे कितने ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अक्सर स्टूडेंट जब ये लाइन नहीं पढ़ते, एक एक लाइन मैं आपको अक्सर बताती हूँ ना, अक्सर आप लोग मेरे से पूछते हैं कि मैम क्या करें, क्या चीज़ याद करें, क्या छोड़ें, तो मैं आपको हमेशा यही जवाब देती हूँ कि आपने बेटे एक एक लाइन पढ़नी है। अब छोटी सी एग्जांपल है, अक्सर हमें लगता है जब हम लोग पूरी तरह से चैप्टर की रीडिंग ना करेंगे तो आपको लगेगा कि एक ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, डैट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, लेकिन जब आप पूरी तरह से रीडिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। एक आपके पास आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम और एक आपके पास आएगा लिम्फेटिक सिस्टम। और ये कब पता चलेगा? जब आप बुक की एक एक लाइन को रीड करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अगर ह्यूमंस हैव टू सिस्टम, देखो यहाँ पे ये टू सिस्टम है, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर टू सिस्टम है। अब जिसने पढ़ा होगा वो तो फ़ौरन से पहले अपना एमसीक्यू सॉल्व कर लेगा कि दो सिस्टम थे। कौन कौन से सिस्टम है? एक है आपके पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक आपके पास आता है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग का जो सिस्टम है वो कौन सा है? डेट इज़ क्लोज सिस्टम। हमारे अंदर क्लोज सिस्टम है, ओपन सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। हमारा सिस्टम वेल डेवलप है, क्लोज सिस्टम है। इस सिस्टम में क्या कुछ आता है? ब्लड आता है, हार्ट आता है, ब्लड वेजल्स जो हैं वो सारी इसमें प्रेजेंट है। फिर आएगा अगला टॉपिक आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो बॉक्स है ये भी आपने यहाँ पे प्रिपेयर करना है। फिर अगला आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के ऊपर आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। और जितनी यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो जो वर्ड्स मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इनकी सिर्फ डेफिनेशन भी आ सकती है। डिफाइन पेरिकार्डियम, व्हाट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेरिकार्डियम, ये पेरिकार्डियम की जो हैं वो लेयर्स कितनी हैं। ठीक है, सिर्फ इतना क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज यू मेंट बाय पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियम की लेयर्स कितनी हैं। तो आप सिर्फ पेरिकार्डियम भी आपसे पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सिर्फ पेरिकार्डियम पे भी आ सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आ सकता है वॉल्स ऑफ हार्ट पे। हार्ट की वॉल्स कितनी हैं बेटे? ये भी हमने पढ़ी थी। हार्ट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। ठीक है, यहाँ पे हार्ट की 3 लेयर्स आपके पास आएंगी, वो तीनों आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है। आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है अबाउट द लेयर्स ऑफ हार्ट। उसके बाद चैम्बर्स ऑफ हार्ट्स हैं एंड वॉल्स ऑफ हार्ट हैं। चैम्बर ऑफ हार्ट और वॉल ऑफ हार्ट का अलग अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं इस पर ज़्यादा आते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब चैम्बर पूछेंगे तो चैम्बर्स बताने हैं। ठीक है, हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। जब वॉल पूछेंगे देन आपने वॉल बताने हैं बेटे। इसी तरह जब हार्ट की लेयर्स की बात होगी या पेरिकार्डियम की बात होगी तो ये सब डिफरेंट टॉपिक्स हैं, सिर्फ इन्हीं के बारे में आपने जो है उस टाइम लिखना है। ठीक है, मैंने आपको पूरी कोशिश की थी कि जो पूरा हार्ट के चैम्बर्स हैं, हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर है, जो उसकी वर्किंग है, वो सारी मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊँ। और मैंने बड़ी इजी वे से भी आपको जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम बताने की कोशिश की थी। आपने उस लेक्चर को अच्छी तरह से सुनना और समझना है, और ये आपको आना चाहिए। हार्ट जो है डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है। राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड इट्स वर्किंग। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो बेटे आपने कोशिश करनी है आप इसको अटैम्प्ट करो, क्योंकि ये बड़ा अच्छा अटैम्प्ट हो जाता है, बड़ा अच्छा। इस पर लॉन्ग क्वेश्चन एक पूरा लिख सकते हो आप लोग। पहले आप पेरिकार्डियम लिखोगे, फिर आप वॉल्स ऑफ हार्ट लिखोगे, फिर उसके बाद चैम्बर ऑफ हार्ट की हेडिंग देना, फिर वॉल्व ऑफ हार्ट की, और इन द एंड आपने क्या लिखनी है? वर्किंग ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो किस तरह से हो रही है, वो सारी आप डिटेल यहाँ पे नोट लिखेंगे। यानी कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है अबाउट हार्ट, तो उसमें आपने सारा कुछ लिखना है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एज वेल एज वर्किंग ऑफ हार्ट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला टॉपिक है कार्डिक हार्ट, कार्डिक साइकिल या हार्ट बीट। ठीक है, व्हाट इज़ कार्डिक साइकिल या व्हाट इज़ हार्ट बीट? हार्ट बीट की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। ये डेफिनेशन आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है अपने एग्जाम के लिए। आगे चलते हैं, मैंने आपको हार्ट की डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाई हुई है। ठीक है, ईजीएस्ट डायग्राम भी एक बना के दिखाई थी ताकि आपको इसकी वर्किंग का सही तरह से आइडिया हो। यहाँ पे
व्हाट इज़ यू मेंट बाय डायस्टोल, आर्टियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, ये सब टर्मिनोलॉजीज़, इनकी मीनिंग, इनकी डेफिनेशंस आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका साउंड ऑफ हार्ट। साउंड ऑफ हार्ट में आपको ये साउंड और ये कब आपको, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं देन क्या होता है, जब रिलैक्स करेंगे तब क्या होगा, ठीक है, ये सारा कुछ आपको बेटे याद होना चाहिए। एमसीक्यूज आते हैं तो वहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। कंट्रोल ऑफ हार्ट बी, हार्ट एक्साइटेशन एंड कंट्रैक्शन, ये भी मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था, ठीक है। ये सारा मेरे बेटे आपने अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम के लिए इसको प्रिपेयर करना है। तैयारी करो, दिल लगा के पढ़ो। जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमेशा मुझे जो है वो याद रखो बेटे, मेरे से पूछो। जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन आती है, आप जहाँ पे भी रुक जाते हो, वहीं से मेरे से बात करो। रेट ऑफ हार्ट बीट है, ठीक है, इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेट ऑफ हार्ट बीट। व्हाट इज़ यू मेंट बाय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसको भी आपने प्रिपेयर करना है। व्हाट इज़ यू मेंट बाय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये इसको भी अंडरलाइन करो, इस पर भी आपकी डेफिनेशन आ सकती है। और एक आपका आ सकता है कि फंक्शनल वेव्स जो हैं ईसीजी शो करती है वो कौन कौन सी वेव्स हैं, और इवेंट्स जो कार्डिक साइकिल के हैं वो कौन से हैं। तो जब इवेंट्स आएंगे देन आपने ये सारे इवेंट्स हेडिंग दे के बेटे लिखने हैं। ये पूरे पेज वाले जो इवेंट्स हैं इन पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये आपने करने हैं। इसके अलावा ये बॉक्स भी आपने लाजमी करना है। उसके बाद आपका टॉपिक है ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स आपने अपने सिलेबस में प्रिपेयर नहीं करने, अपने एग्जाम्स के लिए सिलेबस नहीं करने, ये आपके शॉर्ट सिलेबस में से टॉपिक कट कर दिया गया है। ब्लड वेजल्स का टॉपिक कट कर दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है, आपके सिलेबस में से निकाल दिया गया है। आपके लिए तो आसानी हो गई है, टॉपिक ही कट के हो गया। आपने ये पूरा पेज एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना, आर्टिस्ट प्रिपेयर नहीं करनी, कैपिलरीज आपने प्रिपेयर नहीं करनी। इस पेज पे आते हो तो आपने वेन्स को भी प्रिपेयर नहीं करना, यानी कि ब्लड वेजल्स का पूरा टॉपिक जो है वो आपका कट हो गया है। नेक्स्ट पेज पे आओ। नेक्स्ट पेज 241 भी बेटे आपका पूरा का पूरा पेज जो है वो कट है। ये पूरा पेज आपने अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना। पेज नंबर 242 पे आओ तो यहाँ तक आप प्रिपेयर नहीं करोगे। सर्कुलेटरी पाथवेज आगे हमने प्रिपेयर करने हैं अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है। इधर आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज यू मेंट बाय पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। सिलेबस में बेटे पेज नंबर 242 भी लिखा है, लेकिन पेज नंबर 242 आपने यहाँ तक प्रिपेयर नहीं करना। ये वाला टॉपिक आपका इंक्लूड है, ये आपने टॉपिक करना है, ठीक है। आगे पल्मोनरी सर्कुलेशन आती है बेटे, ये आपने करनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पल्मोनरी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है ये आपने करनी है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या है ये भी आपने प्रिपेयर करना है। क्रोनरी सर्कुलेशन क्या है, क्रोनरी मीन हार्ट, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई हो रहा है ना वो सारी सर्कुलेशन इसके अंदर आएगी, ये भी आप करोगे, ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आती है। हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन क्या है, यहाँ पे कौन कौन सी वेन जो हैं वो इंक्लूड है, ये सारा भी आप करोगे, ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आता है। रीनस सर्कुलेशन यानी कि किडनी से रिलेटेड है, ठीक है। किडनीज के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वहाँ पे किस तरह से ब्लड जो है वो सप्लाई हो रहा है, सारा हम लोग रीनस सर्कुलेशन में पढ़ के आए हैं। इसको भी आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपका आता है ब्लड प्रेशर। व्हाट इज़ यू मेंट बाय ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन आएगी, ठीक है आपकी। व्हाट इज़ यू मेंट बाय पल्स। सिस्टमैटिक आर्टियल ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से, ब्लड प्रेशर का जो टॉपिक है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं और इसके अंदर से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आ सकते हैं। अगला टॉपिक आपका है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ये भी टॉपिक आपने अच्छी तरह से करना है। आपका क्वेश्चन आता है कि वो कौन से हार्मोन्स हैं जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहे हैं। डैट इज़ ANH एंड ADH, दो तरह के हार्मोन यहाँ पे इन्वॉल्व हैं जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेंगे। उसके बाद आपके कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स आते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर जो हैं वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। कोई भी यहाँ पे डिसऑर्डर जो है वो आपके पेपर में नहीं आएगा। इनको आपने अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं करना, ठीक है। ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका कट है। एंजियोग्राफी, थ्रोम्बस, ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम एंड ट्रीटमेंट, बाईपास सर्जरी, ये सब कुछ बेटे कट कर दो। ये पूरा पेज पेपर में नहीं आना। पेज नंबर 247 और 248 को आप लोग कट कर दें। इसी तरह पेज नंबर 249 भी आपने प्रिपेयर नहीं करना। पेज नंबर 249 हाइपरटेंशन,
हाइपरटेंशन बेटे आप करेंगे। हार्ट प्रॉब्लम एंड ट्रीटमेंट में कोरोनरी बाईपास सर्जरी भी आपने नहीं करनी, सॉरी एक मिनट ठहरे, मैं एक दफ़ा फिर रिकन्फर्म कर लूँ। एंजियोप्लास्टी भी आपने नहीं करनी, स्टंटिंग भी आपने नहीं करनी, देन हाइपरटेंशन भी आपने नहीं करना, ये टॉपिक आपका इंक्लूड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ये आपने प्रिपेयर करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर में इंक्लूड है, ये आएगा। ये आपका बेटे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन लिम्फेटिक सिस्टम, या इसमें शॉर्ट नोट भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। लिम्फ वेजल्स क्या हैं, लिम्फ क्या होती हैं, लिम्फेटिक वेजल्स क्या होती हैं, ठीक है, तो इन पे भी नोट आपका जो है वो आ सकता है। उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अक्सर पेपर में रिपीट होता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन आएंगे तो वहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि पॉइंट वाइज, यानी कि नंबर दे के 1 2 3 इस तरह नंबरिंग करके आप जो है इसके फंक्शंस लिखो। उसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका लिम्फ नोड एंड लिम्फाइड मासेस, ये भी आपने अच्छी तरह से करना है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आता है, व्हाट इज़ यू मेंट बाय लिम्फ नोड एंड व्हाट आर लिम्फाइड मासेस, ये आपने अच्छी तरह से यहाँ पे प्रिपेयर करोगे। आगे चलते हैं बेटे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। पेज नंबर 252 अपनी बुक का आप लोग ओपन करेंगे, ठीक है। पहला सेक्शन हम लोग करेंगे, पहला हमारा क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज आपको दिए गए हैं। एक सेंटेंस है और 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, आपने राइट ऑप्शन को चूज करना है। लेट्स स्टार्ट विद योर एक्सरसाइज। पेज नंबर 252 पे अगर आप लोग आएँ, एक्सरसाइज हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला करूँगी मैं, कंपेयर टू वेन एंड आर्टरी। आपने अगर हम जब कंपेयर करेंगे वेन टू आर्टरी तो आपका कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा है पार्ट सी, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम एन आर्गन, यानी कि वेन से अगर हम करें कंपेयर आर्टरी को तो वेन क्या करती है, इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम एन आर्गन, ठीक है। सी पे आप लोग टिक लगाएंगे। आगे आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट पे आओ, बाइकस्पिड वॉल गार्ड द ओपनिंग बिटवीन। बाइकस्पिड वॉल जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, आप ये बताएंगे। इसका राइट आंसर है लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, पार्ट डी पे आपने टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द स्टेट ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल एट द एंड ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड। नंबर 3 राइट ऑप्शन इज डी, बोथ आर क्लोज्ड, ठीक है। डी पे आपने टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बाय बीटिंग अ नॉर्मल स्पीड ओवर हार्ट पंप हाउ मच ब्लड पर मिनट। पर मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करता है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करवा रही हूँ। 4 का राइट आंसर है पार्ट सी, 5 लीटर। 5 लीटर इज योर राइट ऑप्शन। उसके बाद 5 पे चलते हैं। क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल प्रोड्यूसेस साउंड। कौन सी साउंड बेटे प्रोड्यूस करेगा, सी, फर्स्ट लब एंड देन डब, ठीक है, सी। नेक्स्ट पेज पे चलो, पेज नंबर 253 पे। एस ए नोड इनिशिएट हार्ट बीट इन राइट ऑट्रियम ओनली। ए इज़ योर राइट ऑप्शन, ए पे आप लोग टिक मार्क करेंगे। 7 पे चलें। सिस्टोलिक प्रेशर इन यंग मैन इज। सिस्टोलिक प्रेशर एक यंग पर्सन में कितना होता है, राइट ऑप्शन है 120 mm ऑफ Hg, ठीक है। Hg मरकरी को बेटे मरकरी का सिंबल है। उसके बाद 8 है आपका, ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट इन डैश एंड ब्लड मूव्स मोर स्लोली इन। हाईएस्ट किस में है और स्लोली किस में है, ठीक है। पार्ट 8 में कर रही हूँ, आपका राइट ऑप्शन है आर्टरीज एंड कैपिलरीज, बी। बी पे आप लोग टिक मार्क करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं 9 पे। इंस्टेड ऑफ नॉर्मल लब डब साउंड लब हिज साउंड इंडिकेट्स। ये साउंड किस चीज़ को इंडिकेट करती है, ये साउंड इंडिकेट करेगी डिफेक्टिव सेमिलुनर वॉल्व को, सी पे टिक लगाओ। नंबर 10, इन ह्यूमंस विच वन इज द अदर सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल देन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का ह्यूमन बीइंग में दूसरा सिस्टम कौन सा है, डैट इज़ लिम्फेटिक सिस्टम। आपने ए पे टिक लगाना है। लिम्फेटिक सिस्टम में दूसरा सिस्टम जो जिससे चीज़ें जो हैं डिफरेंट टाइप की जो हैं ट्रांसपोर्ट हो रही हैं वो कौन सा है, डैट इज़ आपके पास लिम्फेटिक सिस्टम आएगा। आप ए पे टिक लगाएंगे, ठीक है। ए पे आप लोग टिक मार्क करो। क्लियर हो गया। 9 का सी था, 8 का बी था, ठीक है, ठीक है।
कंप्लीट हो गए आप लोगों के। अगले सेक्शन पे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, आपने टू द पॉइंट इनके आंसर लिखने हैं। डिटेल आंसर यहाँ पे आप लोग मेंशन नहीं करोगे, 1 बाय 1 सारे के सारे मैं आपको बताती जाऊँगी, ठीक है, डिक्टेट करवाऊँगी। आप लोग इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लें। और मैंने बहुत दफ़ा ये बात आपको बताई है कि ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आपकी एक्सरसाइज ही में से आते हैं। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को तो बहुत अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है, इसलिए एक्सरसाइज को लाजमी किया करो चैप्टर के एंड पे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वॉल ऑफ एन आर्टरी एंड अ वेन। आर्टरी और वेन की जो वॉल्स है उनके मेन डिफरेंसेस आपने यहाँ पे राइट करने हैं। बेटे मैंने आपको आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंसेस लिखवाए हुए हैं, वहीं से आपने ये क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करना है, ठीक है। आर्टरी जो है वो थिक होती है, मस्कुलर होती है, जबकि वेन जो है वो थिन होती है, ठीक है। आर्टरी का ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है, वेन का ब्लड प्रेशर जो है वो लो होता है। आर्टरीज में जो है वो कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होता एक्सेप्ट इन हार्ट, जबकि वेन में भी कोई वॉल उसके अंदर वॉल्स प्रेजेंट हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। इसके अलावा जो आर्टरीज वॉल्स होती हैं दे आर हाईली इलास्टिक, और जो वेन हैं दे आर लेस इलास्टिक, ठीक है। इसके अलावा मैंने भी आपको बहुत सारे डिफरेंसेस भी राइट करवाए थे उस टाइम भी, वो सारे रिटन फॉर्म वाले डिफरेंसेस भी आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे। नंबर 2 है, इनलिस्ट द 4 वॉल प्रेजेंट इन द हार्ट एंड आल्सो स्टेट देयर लोकेशन। बेटे मैंने आपको यहाँ पे जब हमने हार्ट की वर्किंग पढ़ी थी तो मैंने आपको डिटेल से हार्ट के वॉल्स पढ़ाए थे। आपने तमाम के तमाम हार्ट के वॉल, टोटल वॉल कितने हैं हार्ट के, 4 वॉल्स हैं। हार्ट के अंदर कितने वॉल्स हैं बेटे, 4 वॉल्स हैं। उन 4 के 4 वॉल्स के आपने नाम लिखने हैं और आगे उनकी आपने क्या लिख देनी है, उनकी लोकेशन लिख देनी है, वो कहाँ प्रेजेंट है। बता देती हूँ, दोबारा से एक दफ़ा रिवीजन भी हो जाएगी। देयर आर 4 वॉल्स इन ह्यूमन हार्ट। पहला है ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड कहाँ प्रेजेंट है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरम्यान, क्लियर। दूसरा वॉल कौन सा है, बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है बिटवीन लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तीसरा वॉल्व है डेट इज नोन एज पल्मोनरी वॉल्व, और ये प्रेजेंट होता है एट द ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। चौथा वॉल्व प्रेजेंट है डेट इज नोन एज ऑर्टिक वॉल्व, और ये प्रेजेंट होता है एट द ओपनिंग ऑफ ओटा। इज डेट क्लियर। ये 4 वॉल्व हैं और चारों की लोकेशन मैंने आपको बता दी है, आपकी बुक में भी लिखी है, आप वहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट द फेजेस ऑफ हार्ट बीट। हार्ट फेजेस के जो बीट के जो फेजेस हैं वो आपने यहाँ पे बताने हैं बेटे। आपकी बुक में पीछे पूरा टॉपिक दिया गया है फेजेस ऑफ हार्ट बीट, वो आप ओपन करें, आपको वहाँ पे नज़र आएगा कि हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस, आर्टियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल, ठीक है। और आपने इन सब की हेडिंग देनी है और इनके बारे में आपने फ्यू जो है वो लाइंस लिखनी है, एक एक दो दो लाइंस सबके बारे में लिखनी है। मेन पॉइंट्स मैं बता देती हूँ आपको। आर्टियल सिस्टोल में क्या होता है, आर्टिया कंट्रैक्ट करेंगे, ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में पुश हो जाएगा। दूसरा कौन सा था, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे और ब्लड जो है इट पुश टूवर्ड या इनटू आर्टरीज। थर्ड क्या था, डायस्टोल। डायस्टोल में क्या करता है कि हार्ट मसल रिलैक्स करेंगे और अलाउ करेंगे फॉर रीफिलिंग। क्लियर, समझ आ गई है बेटे, ये आपकी बुक में भी आपका टॉपिक दिया गया है। लिस्ट द प्रिंसिपल एंड यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हमने डिटेल से पढ़ा था, आपने इसको बताना है कि ये क्या चीज़ है। ईसीजी रिकॉर्ड जो है एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हार्ट की, और इसको स्किन इलेक्ट्रोड जो है वो यूज़ करके जो है फाइंड आउट किया जाता है। और इसके यूजेस क्या हैं बेटे, आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं। इसके यूजेस क्या होते हैं कि ये हार्ट बीट की जो रेगुलरिटी है उसको डिटेक्ट करती है, हार्ट रेट को डिटेक्ट करती है। इसके अलावा जो एबनॉर्मल कंडीशंस हैं या जो एबनॉर्मेलिटीज़ हार्ट के अंदर आती हैं उसको भी ये डिटेक्ट कर लेती है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं डायग्नोज करने के लिए डिफरेंट टाइप के जो हार्ट अटैक्स हैं या अदर टाइप ऑफ डिसऑर्डर जो सर्कुलेशन से रिलेटेड है उनको डिटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, डिफाइन एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी। आपने इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, डिटेल नोट नहीं लिखना।
एंजियोग्राफी क्या है? एक मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है ब्लड वेजल्स को विजुअलाइज करने के लिए, स्पेशली क्रोनरी आर्टरी को विजुअलाइज करने के लिए। और यहाँ पे हम एक कंट्रास्ट डाई बेटे यूज़ करते थे, ठीक है, आपको याद है ना। और इससे हमें हेल्प मिलती थी कोई भी ब्लॉकेज को, नर्विंग को, या ब्लड वेजल्स के अंदर जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ होती थी उनको डिटेक्ट जो है उस डिटेक्ट करने में हमें जो है बहुत ज़्यादा आसानी होती थी। दूसरी चीज़ है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी बेटे एक सर्जिकल प्रोसीजर है, वो तो एक टेस्ट था ना, मैं बताया हम उससे क्या डिटेक्ट कर सकते हैं। जबकि एंजियोप्लास्टी जो है ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिससे हम लोग नैरो या ब्लॉक ब्लड वेजल्स को ओपन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सारा प्रोसेस आपकी बुक में लिखा हुआ था। स्मॉल बैलून जो है उसको इंसर्ट किया जाता है और ब्लॉकेज की साइड पे जो है इसको मतलब इन्फ्लेटेड किया जाता है। और यहाँ पे यूजुअली स्टंट जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं आर्टरी को ओपन करने के लिए। आपकी बुक में यहाँ पे डिटेल टॉपिक लिखा हुआ है, वहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय पुरकिंजी फाइबर्स? बेटे मैंने आपको डिटेल से पढ़ाए थे, आपकी बुक में भी इसका आंसर है। मेन पॉइंट्स मैं बता देती हूँ। पुरकिंजी फाइबर जो हैं स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर होते हैं, हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये इम्पल्सिस को कंडक्ट करेंगे टू इंश्योर कोऑर्डिनेटेड वेंट्रिकल कंट्रैक्शन। और ये जो फाइबर्स हैं बेटे ये हमारे हार्ट के कंडक्शन सिस्टम का एक पार्ट है और ये वेंट्रिकल वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? आपकी बुक में दिया हुआ है डिटेल से। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ यू मेंट बाय वेसो कंस्ट्रिक्शन एंड वेसो डायलेशन? ये भी मैंने आपको बताया था, इनके डिफरेंसेस ही मैंने आपको बताए थे, ठीक है। वेसो कंस्ट्रिक्शन जो है इट इज़ द नर्विंग ऑफ ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स की जब नर्विंग हो जाती है, जब वो तंग हो जाती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेसो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। दिस इज़ ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इन देयर वॉल्स। और इसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाता है और ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता था। फिर आपका आता है वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन जो है दिस इज वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। और ये इसकी वजह से क्या होता था कि ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता था और ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता था। आपकी बुक में लिखे हुए हैं दोनों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेजल? डिफरेंट टाइप की जो ब्लड वेजल्स हैं उनमें ब्लड का फ्लो कैसा है? तो बेटे हमने 3 तरह की ब्लड वेजल्स बेटे देखी थी। आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं। ब्लड फ्लो जो है वो आर्टरीज में फास्टेस्ट होता है। सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर कहाँ होता है? आर्टरीज के अंदर होता है। किधर? आर्टरीज में। और स्लोअर हो जाता है कैपिलरीज में। इंटरमीडिएट होता है वो वेन्स के अंदर। और कैपिलरीज के अंदर स्लो फ्लो होगा टू अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स। समझ आ गई है? कैपिलरीज में स्लो होता है, आर्टरीज में बहुत हाई होता है और वेन्स में ये इंटरमीडिएट होता है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन थ्रोम्बस एंड एम्बुलस, ठीक है। मैंने आपको ओके सॉरी बेटे, क्वेश्चन नंबर 9 में स्किप कर रही हूँ, पहले क्वेश्चन नंबर 9 में आपको करवा दूँ। स्टेट द रोल ऑफ बैरो रिसेप्टर एंड वॉल्यूम रिसेप्टर्स इन रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर। हमने यहाँ पे पढ़ा था बैरो रिसेप्टर्स एंड वॉल्यूम रिसेप्टर्स। बैरो रिसेप्टर जो हैं उनका मेन काम क्या होता है बेटे? ब्लड प्रेशर के अंदर जो भी चेंजेस आता है ये उसको डिटेक्ट करते हैं और ब्रेन को सिग्नल सेंड करते हैं, ठीक है। जबकि वॉल्यूम रिसेप्टर जो हैं ये आर्टरी ऑफ द हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये ब्लड के वॉल्यूम में जब कोई चेंज आता है तो उसको क्या करते हैं? ये उसको सेंस कर लेते हैं, ठीक है। और जब ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ये स्टिमुलेट करेंगे स्ट्रेच रिसेप्टर को और ये मैकेनिज्म को ट्रिगर करेंगे जिसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर जो है वो बाय इंक्रीजिंग द लॉस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर थ्रू यूरिन, ठीक है। ये इनका मेन फंक्शन है वॉल्यूम रिसेप्टर का। जबकि जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं बेटे ये डिटेक्ट करते हैं चेंज इन ब्लड प्रेशर एंड सेंड सिग्नल टू ब्रेन, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। बैरो रिसेप्टर जो हैं प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं और ये कहाँ बेटे मिलेंगे? दे आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ आर्टरीज लाइक ओटा एंड कैरोटिड आर्टरीज। और they detect changes in blood pressure and send signal to the brain to adjust the heart rate and vessel diameter।
ये इन दोनों के फंक्शंस हैं, आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो, और मैंने भी आपको एक दफ़ा सारे डिटेल से बता दिए। उसके बाद बेटे अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन थ्रोम्बस एंड एम्बुलस। ठीक है, एम्बुलस और थ्रोम्बस हमने डिटेल से पढ़े थे, आपने वहीं पे जाओ, पीछे जाओ बेटे, वहाँ पे इनके डिफरेंस आपको नज़र आ जाएंगे। एक दो डिफरेंसेस मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, मैंने आपको लिखवाए भी हैं इनके। इस चैप्टर में जितने डिफरेंसेस मैंने आपको लिखवाए हैं, आपने तमाम के तमाम जो है वो अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अच्छा, यहाँ पे आपसे पूछा है थ्रोम्बस और एम्बुलस में क्या फ़र्क है। ब्लड क्लॉट जो कि फॉर्म होता है ब्लड वेसल के अंदर और वहीं पे स्टे कर जाता है ना, जो उसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोम्बस कहते हैं। जबकि ऐसा क्लॉट जो कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर मूव करता रहे, ठीक है, एक जगह पे स्टे ना करे, मूव करता रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्बुलस कहते हैं। ठीक है, और इसकी लोकेशन जो है वो फिक्स होती है, जबकि एम्बुलेंस जो है ये लोकेट करता रहता है। ठीक है, और थ्रोम्बस जो है ये फॉर्म होता है ड्यू टू इंजरी, और ये फॉर्म होता है ड्यू टू जब थ्रोम्बस डेड का ब्रेक ऑफ होता है। ठीक है, और ये बेटे मैंने आपको थ्रोम्बस और एम्बुलेंस के डिफरेंसेस राइट करवाए हुए हैं, वहीं से देख के आप इस क्वेश्चन में डिफरेंसेस राइट करोगे। ठीक है, लाजमी करना है, ये मैंने आपको लिखवाए हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन है, डिटेल आंसर आपने इनके देने हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्स ऑफ हार्ट एंड रैशनलाइज द थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ ईच चैम्बर। यहाँ पे आपने हार्ट का स्ट्रक्चर में आपसे पूछा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ वॉल, हार्ट की वॉल्स के बारे में और हार्ट के चैम्बर के बारे में डिटेल नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट एज रेगुलेटेड बाय वॉल्स। आपने पूरा का पूरा जो फ्लो ऑफ ब्लड है थ्रू हार्ट उस पर डिटेल नोट लिखना है, आपकी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ आपने वर्किंग लिखनी है, यानी कि जो ब्लड का पूरा फ्लो है वो हार्ट में किस तरह हो रहा है, उसके अंदर चैम्बर्स भी आ जाएंगे, उसके अंदर हार्ट के वॉल भी आ जाएंगे, और पूरी की पूरी वर्किंग भी आ जाएगी, आपने डिटेल नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन हाउ अ हार्ट बीट इज़ इनिशिएटेड एंड कंट्रोल। बेटे हमने जब हार्ट बीट पढ़ा था, हार्ट बीट के टॉपिक पे जाओ, वहाँ पे आपने देखो तो वहाँ पे सारा मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था कि हार्ट बीट जो है वो किस तरह से इनिशिएट होती है, किस तरह से कंट्रोल होती है, तो वो वाला टॉपिक आप यहाँ पे डिटेल नोट लिखोगे। डिस्क्राइब द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज के बारे में डिटेल नोट लिखना है आपने। डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्री कैपिलरी स्पिंक्टर्स इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू कैपिलरीज। पीछे जाएं, आपकी बुक में प्री कैपिलरी स्पिंक्टर्स बेटे डिटेल नोट लिखा हुआ है, वही नोट आपने यहाँ पे लिखना है। राइट द कंपोनेंट्स ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। मैंने जब अभी आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बताया था कि पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उस पर आपको टिक भी लगवाया था और साथ इंपॉर्टेंट भी लिखा था। पल्मोनरी सर्कुलेशन यहाँ पे आपने डिटेल से लिखनी है। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ करोनरी, हेपेटिक पोर्टल एंड रीनल सर्कुलेशन। आपकी बुक में हर सर्कुलेशन अलग अलग से दी हुई है, आपने उन तीनों सर्कुलेशन पे डिटेल नोट लिखना है। डिफाइन ब्लड प्रेशर, एक्सप्लेन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। आपकी बुक में ये डिटेल नोट दिया हुआ है ब्लड प्रेशर के ऊपर, मैंने आपको बताया था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने उसके आगे इंपॉर्टेंट भी लिखा है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर की हेडिंग्स देके इसको भी आपने इनके ऊपर डिटेल नोट लिखना है। नेक्स्ट पेज पे और पेज नंबर 254 पे आइडेंटिफाई द फैक्टर काजिंग। ये दोनों हमारे पास जो हैं डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, इन दोनों डिसऑर्डर्स के फैक्टर्स क्या हैं जो ये डिसऑर्डर्स क्रिएट्स करते हैं। आपकी बुक में ये दोनों लिखे हुए हैं, वहीं से आप देख के जो है ये क्वेश्चन करोगे। राइट अ नोट ऑन एंजाइना, हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर। ये डिसऑर्डर्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बेटे, ये भी हमने डिटेल से पढ़े थे। आउटलाइन द मेन प्रिंसिपल ऑफ कोरोनरी बाईपास एंड एंजियोप्लास्टी। ठीक है, ये भी एंजियोप्लास्टी और कोरोनरी बाईपास भी आपकी बुक में डिटेल इनके ऊपर नोट दिया गया, वहीं से आपने इसको प्रिपेयर करना है। डिफाइन hypertension and describe the factor that regulate blood pressure and can lead to hypertension and hypotension। hypertension आपकी बुक में डिटेल इसके ऊपर नोट दिया गया है, वहीं से आपने इसको प्रिपेयर करना है, लिखना है। लिस्ट द चेंजेस इन लाइफस्टाइल दैट कैन प्रोटेक्ट अ मैन फ्रॉम हाइपरटेंशन एंड कार्डिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपकी बुक में इसके ऊपर भी डिटेल नोट दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ आप कहाँ से इसको करोगे प्रिपेयर। आपकी बुक में पीछे आए जहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, इन लिस्ट द चेंजेस इन लाइफ स्टाइल दैट कैन प्रोटेक्ट अ मैन फ्रॉम हाइपरटेंशन एंड कार्डिक प्रॉब्लम। जब आप पीछे जाओगे आपकी बुक में बहुत सारे कार्डिक प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, हर कार्डिक प्रॉब्लम के एंड पे आपको
उसके ट्रीटमेंट्स के रीज़न बताए गए हैं कि किस तरह से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल में कौन से चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। तो आपने ओवरऑल तमाम डिजीज़ के थोड़े थोड़े से जो है वो आपने बताने हैं कि कौन सी बीमारी से जो है वो कौन सा उसका काज है, ठीक है। थोड़ा सारा हिंट दोगे और आपने ये बता देना है कि कौन सा लाइफस्टाइल चेंज करके, कौन सी चीज़ों को छोड़ के, कौन सी चीज़ों को अपना के आप जो है इन बीमारियों से बच सकते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ डक्ट्स। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का डेट इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर आपने डिटेल नोट लिखना है लास्ट क्वेश्चन में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है इंक्यूजिटिव क्वेश्चंस, ठीक है। इंक्यूजिटिव क्वेश्चंस में ये हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं। मैं आपको एक दफ़ा इन सब क्वेश्चंस का ओवरव्यू दे दूंगी, इनको लिखेंगे आप खुद, मैं मेन पॉइंट सिर्फ जो है वो बताऊंगी। हम सारा चैप्टर डिटेल से पढ़ के आए हैं, इसलिए बेटे ओरली मैं आपको एक्सरसाइज करवा रही हूँ। इंक्यूजिटिव क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज़ द प्रेशर इन पल्मोनरी सर्कुलेशन लोअर देन इन सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है बेटे, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक। ये मेन काम है किसका? पल्मोनरी सर्कुलेशन का। लंग्स जो हैं बेटे वो क्लोज लोकेटेड होते हैं हमारे हार्ट की तरफ, तो ब्लड जो है इट डज़ नॉट नीड टू ट्रैवल फार, यानी कि देखो बिल्कुल हार्ट के साथ ही हैं लंग्स, ठीक है, इसलिए ब्लड को बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। सो डैट्स वाई, यही रीज़न है कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो लो होता है, ठीक है। और कैपिलरी जो लंग के अंदर है वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं और इजीली जो है उससे गैस एक्सचेंज हो जाती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर हमने अपना जो ब्लड है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की तरफ अगर हम देखें बेटे, उसकी बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्गन्स हैं तमाम के तमाम वो काफ़ी डिस्टेंस पे हैं। जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया, हमारे पाँव, हमारी लेग्स, हमारे फीट हैं, ये तमाम के तमाम ऑर्गन्स काफ़ी ज़्यादा जो है बॉडी से डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं। और इंश्योर करने के लिए कि वाइड स्प्रेड डिलीवरी होगी, हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करेगा इन सिस्टमैटिक आर्टरीज, और ये तमाम का तमाम जो ब्लड है ये बेटे ट्रांसपोर्ट होगा बाय या अंडर हाई प्रेशर, यानी कि यहाँ पे जो ब्लड जाएगा, जो लोअर बॉडी पार्ट्स में जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होगा, ठीक है। मेन वजह यहाँ पे है डिस्टेंस, यानी कि जो लंग्स थे वो तो बिल्कुल नियर बाय थे, साथ ही थे, तो वहाँ पे लो ब्लड प्रेशर था। लेकिन ये ऑर्गन्स जो हैं ये दूर दूर हैं, इसलिए यहाँ पे प्रेशर जो है वो हाई होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में। Question number 2 है, why it is so important for a human heart to develop early and begin functioning within the developing embryo। developing embryo जब होता है तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है और अर्ली जो है मतलब फंक्शन शुरू कर देता है। इसका रीज़न क्या है, वाई ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न क्या है कि एम्ब्रियो जो है रैपिडली ग्रो करता है और स्टडी नीड होती है एम्ब्रियो को किस चीज़ की बेटे, ऑक्सीजन की सप्लाई की और न्यूट्रिएंट की। और ये सारा फंक्शन आपको पता है किसकी वजह से हो सकता है? हार्ट की वजह से। हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है डेवलपिंग टिश्यू में और ऑर्गन्स में इन अर्ली गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। अर्ली हार्ट फंक्शन जो है वो क्रिटिकल है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे प्रॉपर ऑर्गन फॉर्मेशन के लिए। इसी तरह जो ह्यूमन का एम्ब्रियो है बेटे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिमांड या सप्लाई होती है किसकी? ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट की सप्लाई की ज़रूरत होती है। इसीलिए हार्ट जो है वो फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन होता है बॉडी का, क्योंकि पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई भी करनी होती है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी भी सप्लाई करनी होती है, ठीक है। इसीलिए हार्ट पहले बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जस्टिफाई हाउ वैसोकंस्ट्रिक्शन और वैसोडाइलेशन इज रिफ्लेक्टिव ऑफ इमोशंस। हमने वैसोकंस्ट्रिक्शन और वैसोडाइलेशन डिटेल से पढ़ा था बेटे, उन्हीं को सबको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, उन्हीं के बारे में आपने यहाँ पे हेडिंग देके दोनों को डिफाइन करना है और कोशिश करनी है दोनों को एक्सप्लेन करने की। हमारी ब्लड वेजल जो हैं बेटे वो रिस्पॉन्स करती हैं टूवर्ड आवर इमोशंस, किसकी वजह से? ड्यू टू सिग्नल फ्रॉम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है। नर्वस सिस्टम क्या करेगा? हमारे जो इमोशंस के अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। कोई भी आपको स्ट्रेस हो, जैसे फियर होता है, एंजाइटी होती है, तो हमारी बॉडी जो है वो फाइट और फ्लाइट के मोड में चली जाती है, जिसकी वजह से वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है, यानी कि ब्लड वेजल्स की नर्विंग होगी और ब्लड जो है वो एसेंशियल ऑर्गन में रीडायरेक्ट होगा। इसी वजह से पीपल जो हैं, आपको जब एकदम कोई डर होता है या कोई खौफ महसूस होता है ना, तो आपने कभी नोट किया होगा या
आपको खुद स्ट्रेस में कोई अगर कभी कोई डर लगता है या आप कभी डर जाते हो, ठीक है, डिफरेंट टाइप के इमोशंस हैं, या आपने किसी और ऐसे पर्सन को देखा हो जो डर रहा हो, किसी भी स्ट्रेस में देखा हो, तो आपने देखा होगा कि एकदम कलर जो है वो पेल हो जाता है। वो बेटे यही रीज़न है, ठीक है। एंगर भी है, या जब पीपल फ्राइटेंड हो जाते हैं तब भी पीपल जो हैं वो पेल हो जाते हैं, ठीक है। तो यही वही है कि ब्लड वेसल जो हैं वाइडन हो जाएंगी, स्पेशली नियर द सिंग, और फिर ये उसका रिजल्ट है ना, उस रिजल्ट के अगेंस्ट हमारा पूरी बॉडी जो है वो फंक्शन परफॉर्म करती है। ब्लड वेसल्स जो हैं वो वाइडन हो जाती हैं, स्पेशली हमारी स्किन के करीब, जिसकी वजह से ब्लशिंग हो जाती है, ठीक है। ये फिजिकल साइन शो करते हैं कि इमोशनल स्टेट जो हैं ये क्लोजली लिंक्ड हैं हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर अगर कोई चेंज आ जाए उसके साथ, ठीक है। और ये सारा कुछ आप इसमें मेंशन करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, जस्टिफाई इन व्हाट वे द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम पे किस तरह से डिपेंडेंट है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम दोनों के दोनों बेटे दे वर्क साइड बाय साइड, ये दोनों साइड बाय साइड वर्क करते हैं टू मेंटेन फ्लूइड बैलेंस एंड इम्यून प्रोटेक्शन, ताकि एक बैलेंस क्रिएट रहे फ्लूइड का और इम्यून प्रोटेक्शन का। लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये कलेक्ट करेगा डिफरेंट टाइप का जो लीक फ्लूइड है, जिसको हम लिम्फ कहते हैं, इसको फिल्टर करेगा थ्रू लिम्फ नोड, और ये रिमूव करेगा पैथोजेंस को, और इसके रिजल्ट में इन रिटर्न जो ब्लड स्ट्रीम है वो क्या उसको सारे को रिटर्न करेगी थ्रू सबक्लेवियन वेन, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर। ये बात आपने याद रखना है, सर्कुलेटरी सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम को रिटेन करने के लिए, ठीक है, और एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए, और इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए। यानी कि 3 मेन चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है लिम्फेटिक सिस्टम पे अपने ब्लड के वॉल्यूम को रिटेन करने के लिए, एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए, और इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरप्रेट वाई द स्वेलिंग ऑफ lymph नोड इज काज ऑफ कंसर्न। यानी कि जो lymph नोड में स्वेलिंग हो जाती है वो कंसर्न की बात है, अगर है तो क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपसे पूछा हुआ है कि जो lymph नोड है बेटे वो कंसर्न क्यों है। मतलब अगर आपके lymph नोड्स बन जाती हैं तो आपको एक बेटे कंसर्न शो करना पड़ता है, वो आपके लिए डेंजरस भी हो सकती हैं। lymph नोड बनती क्यों है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेटे। lymph नोड जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा तो जो लिम्फेटिक नोड्स होती हैं ये स्वेल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, लिम्फेटिक नोड स्वेल हो जाती हैं बिकॉज ये इम्यून सेल को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। जब वो इम्यून सेल प्रोड्यूस होते हैं तो हमें लगता है कि वो लिम्फेटिक नोड के अंदर स्वेलिंग होगी, हालांकि वो क्या होता है कि उन नोड्स के अंदर क्या बन जाता है बेटे, डिफरेंट टाइप के जो हैं इम्यून सेल बनते हैं ताकि वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर सकें। लेकिन अगर ये स्वेलिंग परसिस्ट करती है और जो है ख़त्म नहीं होती, यानी कि कभी कभार तो जब स्वेलिंग हुई और उसने इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम अपना कर लिया, उसके बाद वो स्वेलिंग खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर ये स्वेलिंग ख़त्म ना हो, इफ़ दिस स्वेलिंग परसिस्ट विदाउट क्लियर इन्फेक्शन, देन इट वुड बी अ साइन ऑफ मोर सीरियस कंडीशंस। ये किसी सीरियस कंडीशन का साइन हो सकता है, जैसे कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ऑटो इम्यून डिजीज़ और इवन कैंसर, ठीक है। ये अगर ये स्वेलिंग ख़त्म नहीं होती तो ये बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। और ऑटो इम्यून डिजीज़ है, कैंसर है। इसके अलावा बेटे तो फिर अगर ये ख़त्म नहीं होती तो मैंने आपको बताया कि ये परसेंटेज है कि आपको कोई ना कोई इस तरह का इन्फेक्शन है, कोई ना कोई डिजीज़ है, तो इस केस में आपको जो है वो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर आपके डिफरेंट टाइप के जो है वो टेस्ट करेगा, और उन टेस्ट से जो है फिर आगे फर्दर इंडिकेशन मिलती है, फर्दर आपको डॉक्टर को पता चलता है कि आपको जो है वो कौन सी डिजीज़ है। यानी कि इन शॉर्ट बेटे स्वॉलन लिम्फ जो नोड जो हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इंडिकेट करेंगे इन्फेक्शन को और स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ को, ठीक है। और इसलिए हमें मेडिकल अटेंशन जो है वो लेनी पड़ती है अगर ये स्वेलिंग जो है लॉन्ग लास्टिंग हो, पेनफुल हो, या डिफरेंट टाइप के और सिम्टम, जैसे कि आपको टेम्परेचर और वो आपका काफ़ी दिनों से ना ख़त्म हो रहा हो, तो उस केस में आपको मेडिकल अटेंशन लेनी पड़ती है।
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे ट्रेस द पाथ ऑफ लेम फ्रॉम लेम कैपरी अंटिल इट इज़ रिटर्न टू द ब्लड। आपने यहाँ पे बेटे पीछे आओ, यहाँ पे हमें पूरा का पूरा डिटेल लिम्फेटिक सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पे आपने पूरा का पूरा उसकी जो वर्किंग है ना वो लिखनी है। यहाँ पे आप आएँ, ये फंक्शंस हैं, ये मैसेज हैं, यहाँ पे इसके ये सारे लिखे हुआ है। लेम्फ कैपिलरीज, ठीक है, लेम्फ वेसल्स एंड लेम्फ कैपिलरीज, ये वाला सारा का सारा आपने इस क्वेश्चन के आंसर में पूरा का पूरा बताना है, ठीक है। किस तरह से लेम्फ जो है वो लेम्फ कैपिलरी से हो जाता है और फिर अगेन जो है रिटर्न होता है ब्लड की तरफ, ये आप यहाँ पे डिटेल नोट लिखेंगे। लेम्फ जो आपको पता है बिगेंड होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के तौर पे और ये एंटर होता है लेम्फ कैपिलरीज में। लेम्फ कैपिलरीज आपको पता है थिन वॉल्ड वेसल्स हैं और यहाँ से ये मूव करता है लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स में और वहाँ से ये मल्टीपल बेटे लेम्फ नोड्स में जाएगा। वहाँ पे ये फ़िल्टर होगा, पैथोजेंस के लिए इसका चेक होगा और जब फिल्ट्रेशन हो जाती है तो लेम्फ जो है बेटे वो 2 मेन डक्ट्स में फ़्लो होता था, याद आया, एक राइट में और एक आपके थॉरिक डक्ट में। और आगे फर्दर सारा का सारा वही सिस्टम जो मैंने आपको भी बताया ना वो सारा यहाँ पे आप डिटेल जो है उस लिखोगे इसकी, ठीक है। इसके साथ ही बेटे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, इसकी एक्सरसाइज भी मैंने आपको कंप्लीट करा दी। आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह डिटेल से पढ़ना है। इस चैप्टर में जितने डिफरेंसेस मैंने आपको राइट करवाए हैं वो भी सारे आपने करने हैं और यहाँ पे जितनी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स मैंने ड्रॉ करवाई थी वो डायग्राम्स और उनकी लेबलिंग भी आपने लाजमी करनी है। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।